तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में। हमने देखा था इसमें कि जो हमारा वायु प्रदूषण होता है वह कैसे कैसे होता है। और वायु प्रदूषण में जैसे कि हम बोलते हैं कैसे होता है कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है या फिर गाड़ी से धुआं निकलता है, इन सब का प्रयोग करके हमारा वायु प्रदूषण होता है। और हमने इसमें देखा था कि ताजमहल पे भी इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पौधा घर प्रभाव। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं निम्बोगना स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। पौधा घर प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं होता क्या है। देखो होता क्या है ना, जैसे आपने घर में देखा होगा कि आपने एक वो देखा होगा कि आपके नर्सरी टाइप की बनी होती है, वो पूरा पन्नी से ढकी होती है। ठीक है, तो उसके बाहर का मौसम ठंडा होता है, अंदर जाओगे तो एक गर्म सा महसूस होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या करता है, जैसे कि सूरज की जो किरणें आती है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, तो जब पृथ्वी के वायुमंडल जब यहाँ इस तरह से टकरा कर वो वापस जाती है ना, तो कुछ वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे अर्थ पे वापस आ जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जैसे इसको अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं कि जैसे वायुमंडल में क्या होता है कि कुछ वायु हमारी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, पर कुछ हमारा क्या होता है, यही हमारे पृथ्वी पर रुक के पृथ्वी को गर्म करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपने पौधालय या नर्सरी अपने आसपास में देखा होगा कि वहाँ सब्जी उगाते हैं, तो उसके अंदर भी हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और यह क्या है ना, पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मतलब बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं, जो हमारा क्या करता है, पौधालय और नर्सरी करता है। और जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, वो पृथ्वी पे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पर एक लिमिट से अगर अधिक हो ना, तो यह जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। ठीक है, यह जीवन के लिए यह प्रक्रम खतरा भी हो सकता है। और जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसके जो होने का कारण हो क्या है, उत्तरदायी कारण क्या है इसका, CO2। ठीक है, इसका उत्तरदायी कारण है। तो CO2 आता कहाँ से है, हमारे माइंड में क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि CO2 आता कहाँ से है। तो देखते हैं दोस्तों इसको। तो CO2 पहले होता क्या है, CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक कैसे होती है, और जब अधिक हो जाती है तो क्या होता है, तो जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब तो ये प्रदूषक का काम करता है। तो अधिक होती कैसी है, तो इसकी मात्रा अधिक जो होती है वो मेनली जो होती है ना, हमारे पौधे क्या करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जब हम पेड़ों पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई करेंगे, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा कटाई कर दी इनकी, या बहुत ज़्यादा काट दिए हैं, तो इनको लेने वाला कोई बचा नहीं है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई बचा नहीं है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा तो उससे क्या क्या होता है, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी इसी की वजह से होता है। और कुछ चीज़ें देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसमें, ये तो हमने देख लिया कि CO2 आता कहाँ से, तो वनोन्मूलन का कारण है कि वनों की हम कटाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो वृक्ष क्या करते हैं, इसको हमारी इसकी खपत पूरी कर लेते हैं, मतलब इसको जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होता है, तो उसको वृक्ष ले लेते हैं। पर हमने वृक्ष काट दिए तो ऑब्वियस ये नहीं ले पाएगा, तो ये बढ़ेगा। ठीक, तो देखो परिणामस्वरूप जो वायुमंडल में औसत ताप निरंतर वृद्धि हो रही है ना, उसे क्या कहते हैं, विश्व उष्णन या फिर ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो आपको एक नया पॉइंट मिला, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, जब हमारा जो क्या हो रहा है कि CO2 के कारण जो ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसे आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब देखो कुछ और भी हैं हमारे, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, तथा जलवाष्प जैसी ये कुछ अन्य चीज़ भी हैं, जैसे कुछ ये अन्य वो भी हैं घटक, जो क्या करते हैं, गैसों के प्रभाव में ये हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसमें योगदान देते हैं। ठीक है, CO2 की भांति इन्हें भी पौधा घर गैस या फिर क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व के लिए एक गंभीर संकट क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने की वजह से क्या हो रहा है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया कि विश्व उष्णन के विस्तृत प्रभाव, वर्षा रूप मतलब वर्षा कम हो रही है, कृषि, वन, पौधे या जंतुओं पर इसके क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहा है। जैसे क्या हो गया कि कई स्थानों पर तटीय प्रदेश क्या हो गए, जलमग्न हो गए। और इसका एक चीज़ और बोलो कि 2 सेल्सियस क्या हो गया, तापमान में वृद्धि हो गई है। तो ये हमारा सब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण ही हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक आप चीज़ ये देख सकते हैं कि इसके अब जब हो रहा है कोई चीज़, अगर हमें पता है कि ये गलत हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा ना। तो वैसे ही इसके लिए एक विश्व में व्यापी एक सम्मेलन बनाया गया, जिसको बोलते हैं हमारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक बनाया गया क्योटो
प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में कितने, इसमें अभी 200 देशों ने इसमें साइन कर रखे हैं कि हम क्या है, वातावरण को बचाएंगे, अपने जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसको कम करेंगे, ताकि हमारी पृथ्वी अधिक समय तक बचे रहे और यहाँ पे जीवन रहे। तो इसमें एक अनुबंध में इसमें क्या हस्ताक्षर होते हैं कि इतने देश यहाँ पे क्या शपथ टाइप के लेते हैं कि हाँ हम ऐसे काम करेंगे जिससे कि क्या होगा, हमारे पर्यावरण को बचाओ, हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे या पर्यावरण को हमारे दूषित होने से बचाएंगे करके ये हमारे यहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं। और यहाँ पे 200 देश यहाँ पे शामिल हैं। और देखो जो ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है ना, इससे क्या हो गया कि 0.5 सेल्सियस क्या हो रहा है, तापमान हर वर्ष धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो इतना सा इस 0.5 बढ़ने से भी देखो कितना प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जैसे आप समाचार पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व के उष्ण के कारण क्या है, पिघलने आरंभ हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना फर्क पड़ रहा है। तो इसको कम कैसे किया जाता है, क्या कम किया जा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है एक। तो आप जैसे कि जानते हैं कि दिल्ली को, आप सबको पता है कि दिल्ली हमारी क्या है, राजधानी है, न्यू दिल्ली। तो इसमें भी एक टाइम पे क्या प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया था कि यहाँ पे सांस लेने भी दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ पे सरकार ने क्या करा, वहाँ पे सरकार ने, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रदूषित नगर हो गया था, संसार का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन, दिल्ली हो गया था। और यहाँ पे क्या किया गया कि पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दमघोटू दम घोटू या श्वास रोधी, दम घोटू मतलब इसमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, ऐसा वातावरण हो गया था। तो इन्होंने क्या करा कि वाहनों में सीएनजी, जैसे क्या है सीएनजी और अन्य ईंधनों से चलाए जाने का निर्णय लिया, जिससे क्या हुआ, वहाँ के वातावरण में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला है। तो ऐसी कुछ उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, इस जो यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है इसको कम कर सकते हैं। ठीक है। और भी इसके कुछ अन्य उपाय हैं जिससे कि हम क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर इसके CO2 के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे क्या है कि आप दीपावली पे देखते होंगे कि इतने सारे पटाखे लोग जलाते हैं। तो उन पटाखों का बहिष्कार करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों को उनसे जागरूकता करके कि हाँ पटाखे ना फोड़ें, जागरूक करके हम क्या कर सकते हैं कि धुआं वगैरह जो कम होगा तो ऑब्वियस है उससे ग्लोबल वार्मिंग भी, उसमें भी कमी आएगी। और जैसे सरकार ने भी कुछ, हमारी एजेंसियाँ हैं जैसे कि उसके प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय कर रहे हैं। तो जागरूकता फैला के और अधिक से अधिक पेड़ लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। बाकी आपने ऐसे देखा होगा कि हाँ जो हम ईंधन घर में प्रयोग करते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, उसका प्रयोग ना करके गैस इनका यूज करें, है ना, और या फिर जैसे मीथेन गैस वगैरह जो होती हैं उनका प्रयोग करें। तो उससे क्या होगा कि हमारा कुछ वैकल्पिक ईंधनों का अगर प्रयोग करेंगे तो उससे भी CO2 की मात्रा में हमारी कमी आएगी। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि हाँ हमारी सरकार ने और एक मतलब जागरूकता के लिए एक पर्यावरण की अवस्था और विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। इसमें क्या है कि हम पेड़ वृक्ष लगा सकते हैं। और पेड़ वृक्ष लगाने के क्या करा गया है पड़ोस में, कि मतलब हाँ अपने आस पड़ोस से जहाँ भी आपको जगह मिलती है कि हाँ हम यहाँ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वहाँ पेड़ पौधे लगाने के लिए एक वन महोत्सव के नाम से एक महोत्सव हर साल मनाया जाता है, जो कि जुलाई के हमारे फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। तो इस साल क्या था, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमारा वन महोत्सव मनाने का लिए बोला गया था। पर हमारे कोरोना जो हुआ था, कोरोना या फिर कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा इसको उस टाइम पे अंदर ही अंदर करा गया, मतलब कम करा गया। जैसे कि हर साल होता था बहुत विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा वन महोत्सव के बाद उसका आयोजन होता था उस भव्य रूप में, पर इस साल उतना नहीं हो पाया। तो जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा के वन महोत्सव पे ये बहुत मतलब पेड़ों का यहाँ पे रोपण कर रहे हैं, जिससे कि हमारे वनों की रक्षा हो, वनों में वृद्धि हो। तो ऐसे एक यहाँ पे एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना हमारे आसपास पत्ते या फिर लोग क्या करते हैं, उनको जलाते हैं। तो और उनको जलाएं ना, उनको क्या करें, कंपोज करते हैं उनका। ठीक है, कंपोस्ट अगर करेंगे तो कंपोस्ट या पीट में इसमें डालना, इससे क्या होगा, वो गल के सड़ के होगी, खाद के रूप में बन जाएंगे। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जल प्रदूषण। तो आपको पता है कि प्रदूषण मतलब क्या होता है, किसी भी क्वालिटी में अगर हम गिरावट कर रहे हैं तो प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण क्या होता है, जैसे उसने बोला है कि जल में क्या होगा, कितने आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, या फिर उनके अपने घर में से टॉयलेट बाथरूम का जो सीवर लाइन होता है वो हमारे कहाँ जा रहा हो, नदी में जा रहा हो। ठीक है, इससे क्या होती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। और आपने देखा होगा उसका मतलब पानी के रंग में और उसके रंग में या फिर उसमें जो स्मेल आती है वो भी चेंज हो जाती है। तो जैसे कि जब हम क्या करते हैं, उसमें वाहित मल, विषय, रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। और इस प्रदूषण करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कि
कि इसमें हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है ना वो है जल कैसे प्रदूषित हो जाता है। तो हमने देखा प्रदूषित कैसे होता है कि हम उसमें नहा रहे हैं, उसमें कपड़े धो रहे हैं, हमारा सीवर लाइन उसी में बह रहा है, या फिर हमारे जितने बड़े-बड़े ये हमारे कारखाने होते हैं, उनका मल जितना भी होता है वो नदियों में बहा रहे हैं, तो उससे क्या होता है जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गंगा नदी का मार्ग। तो गंगा नदी ये आपको पता होना चाहिए कितने राज्यों से जाके होके जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और देन कोलकाता, ठीक है? उसके बाद यहाँ से बांग्लादेश और बंगाली खाड़ी में फिर गिर जाती है। तो यहाँ से जब होते हुए जाती है ना, तो इतने यहाँ पे लोगों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो इनका जो सीवर लाइन है, नहाते-धोते सब इसी में है, तो ऑब्वियस से नदी क्या होगी, बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगी। तो अब हम बोल रहे हैं होती क दूषित कैसे होती है? तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कैसे दूषित होती है करके। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार जो हमारी गंगा नदी है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पहले देख लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है क्या? तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म होता है हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 1987 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, या स्विट्ज़रलैंड बोलो, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसके अनुसार यह कहा गया है कि जो गंगा नदी है ना, वह क्या है खतरे के, उसका मतलब अस्तित्व खतरे में है। वह क्या है संसार के 10 ऐसी नदियों में शामिल हो गई है जिसका अस्तित्व खतरे में है, ठीक है? अब देखो कुछ कार्य अगर कोई नदी अगर खतरे में है तो ऑब्वियस हमारा ये धर्म बनता है कि हम उसको बचाएँगे। तो ऐसी एक बात मतलब एक चीज़ आपको ये भी जान लो कि जो होता है क्या है ना, जैसे कि अगर किसी स्थान पर हमारा प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ रहा है, तो उसमें क्या जल जीव जो होते हैं हमारे जीवित नहीं रह पाते हैं, जिससे नदी क्या हो जाती है निर्जीव हो जाती है। ऑब्वियस है जिस अगर नदी में कोई जीवित प्राणी नहीं रह रहा है, तो अगर वो उसमें जीवित क्यों नहीं रह रहे होंगे? ऑब्वियसली प्रदूषित इतना हो गया कि उनका रहने योग्य वो है ही नहीं, और उस पानी को अगर हम पिएँगे तो हम भी बीमार होंगे ऑब्वियस है। जब वहाँ पे जीव-जंतु ही मर जा रहे हैं, तो इंसान क्या रहेगा ज़िंदा? तो आपने देखा होगा दूषित पानी पीने से कितनी बीमारियाँ भी होती हैं। तो इसके उपचार के लिए क्या किया गया, नदी को सही करने के लिए 1985 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करी गई जिसका नाम था गंगा कार्य परियोजना, ठीक है? पर ये उतनी सफल नहीं रह पाई। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी परियोजना हमारी 2015 में अभी स्टार्ट करी गई है, जिसको हमारा बोला गया है जिसे बोला गया गंगा कार्य परियोजना, इसको 2016 में स्टार्ट करा गया था। इसका मतलब इसमें क्या है कि लोगों को स्नान करने, कपड़े धोने, मल-मूत्र को नदी में ना डालने, इन सब का बारे में बताया गया है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अभी बोला कि उत्तर प्रदेश में हमारा एक शहर पड़ता है कानपुर, ठीक है? जहाँ क्या है कि जल इतना गंदा हो गया ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं, और ये सब अपना सारा रासायनिक अपशिष्ट कहाँ डालते हैं? पानी में डालते हैं। अब रासायनिक अवशिष्ट पानी में डालेंगे तो ऑब्वियस है क्या पानी दूषित हो जाएगा, दूषित होगा तो क्या खाने पीने योग्य भी नहीं रहेगा पानी, ठीक है, पीने योग्य भी नहीं रहेगा, और वहाँ पे जो भी जल जीव हैं वहाँ पे उन सबको हानि होगी, ऑब्वियस वो मर जाएंगे, है ना? उनका जीवन संकट में आ जाएगा। अगर वो मर जाएंगे तो ऑब्वियस है कि क्या होगा फिर, नदी अगर पूरी दूषित हो गई, पीने योग्य नहीं है, तो इसके बचाव के लिए अभियान करने चाहिए, और हमें भी दूसरों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि ऐसा ना करें, ठीक है। आगे आप इसको जब पढ़ेंगे ना, इसमें सब वही है कि हमें ये देखना चाहिए कि नदी में जो अवशिष्ट है वो ना डालें, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसमें बहुत सारे, इससे हम देखते हैं ना, हम अगर अपने खेतों में भी कितने उर्वरक डालते हैं, तो जो उर्वरक होता है ना वो रासायन, उसमें भी रसायन होते हैं, ठीक है। वो रसायन क्या होता है कि, तो होता क्या है कि जैसे कि हम खेतों में डालते हैं ना, क्या डालते हैं, पिंडनाशी डालते हैं, या फिर क्या बोलते हैं जो भी खाद वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे रसायन होते हैं, वो क्या होता है जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलते हैं तो उससे क्या होगा कि जो जल में हमारे, आपने देखा होगा कि हरे हरे शैवाल, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पानी में हरे हरे शैवाल होते हैं, वो उस रसायन से तो खूब मोटे ताजे हो जाते हैं, पर जब वो शैवाल मरते हैं, उनको जब हमारे जो जीव होते हैं ना वो खाते हैं, तो क्या होते हैं, जो जीव खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा उससे हानि होती है, ठीक है? और जो ये जीव होता है ना, जिसमें जो मैं बोलूँ शैवाल होता है, वो जब सड़ता है या गलता है ना पानी में, तो वो अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना घातक प्रभाव इससे हो रहा है। आगे आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये जैसे अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदि होते हैं, इसमें क्या भौमजल, मल द्वारा प्रदूषित हो जाता है, और इससे क्या होगा, मल द्वारा प्रदूषित जल, जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी, ये सब इसमें मिल जाते हैं, जिससे क्या होगा, हैजा, मियादी बुखार, पीलिया ऐसे रोग फैलने लगते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रदूषित जल पीने से क्या-क्या होता है। अब इसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो प्रदूषित जल को अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ तो आपको बोला जाता है, जैसे डॉक्टर भी आपको बोलता हो कि गर्म जल का प्रयोग करें। गर्म मतलब जल को गर्म करके तब उसको पिएँ, ताकि उससे क्या हो, जितने भी उसके इतने उसमें जीवाणु वगैरह
हैं वो मर जाएँगे और आपको कम हानि होगी उसमें, मतलब कि आपको बीमार होने के जो चांसेज़ हैं वो कम होंगी। तो पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाए? तो आपको शुद्ध करने का वैसे आपको बहुत सारे उपाय पता हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे बूझो भाई परेशान हैं कि यार पानी में पीऊँ कैसे? कौन-सा गंदा है, कौन-सा अच्छा है, पता ही नहीं चलता, देखने में तो सब साफ ही लगता है। तो होता क्या है ना, उसमें छोटे-छोटे कुछ जीवाणु वगैरह मिले होते हैं, सूक्ष्म जीव, तो वो पानी उस तब अशुद्ध होता है। तो पेय पदार्थ क्या है? जल क्या होता है? तो पेय जल वो होता है जिसको क्या होते हैं, पीने योग्य जो हो, मीन्स कि जिसमें हमारे क्या होंगे, जीवाणु वगैरह मर चुके हों, ठीक है? जैसे कि हम क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों से गिराने और पूर्व वाहित मल संयंत्रों से जो होता है क्या है, शुद्ध किया 1 मिनट हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संयंत्रों जल को शुद्ध किया जाता है कैसे? जो मल जिसमें हमने मल गिराया, इतना मल गिराया था, नहाया-धोया, साबुन वगैरह सब पड़ा है ना, तो उनको गर्म या पानी उबाल कर या फिर बहुत सारे आजकल उपाय हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि जैसे कि आप देख सकते हैं घर में क्या-क्या होता है। जैसे कि मेनली के 3 प्रकार है इसमें, जैसे कि फ़िल्टर या फिर हम कैंडल फ़िल्टर होता है, ऐसे घरों में आप देख ही सकते हैं आजकल इतने सारे ये आरओ इस टाइप के हैं ना, उनसे भी होता है। बाकी पानी को मेन तो हम जो बोला जाता है घरों के में कि पानी को उबाल के पिएँ, और एक आप दे यानी ये भी सुना होगा आपने, क्लोरीन की गोली डाल के पानी शुद्ध हो जाता है। तो कुछ विधियाँ हैं पानी को साफ़ करने की, आप देख सकते हैं इनको। बाकी आगे आपको जो हमारा ये है कि क्या किया जा सकता है, जो कि हमारा औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको, ताकि वो झीलों में ना बहाए या फिर ये करें, तो क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि झीलों में पानी को ना बहाएँ, ठीक है? जितना उनका दूषित माल है उसको, सिस्टम है उसको क्या कर सकते हैं, उसको पहली बात तो रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल, ये कर इनका ये मेन मंत्र है, अगर इसका उपयोग करें तो हो सकता है कि एक टाइम पर हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। खत्म तो नहीं होगी वैसे, पर कम हो जाए, ठीक है? तो कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, है ना? ये सब इसका चीज़ें हैं, अगर इनको करते हैं लोग तो हो सकता है कि एक टाइम हमारा थोड़ा संतुलन में आ जाए सब। तो दोस्तों आज के चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आगे हम देखेंगे इसमें, देखेंगे कि आज हमारा 8th का ये फिनिश हो गया है। आगे अब मैं देखूँगा आपके लिए कि पुलिस और इनके लिए जो है 10-10 क्वेश्चन का डेली का एक सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप इस सहमत हैं तो ज़रूर हमें बताएँ। बाकी इस चैप्टर में हमने जाना क्या-क्या, वायु प्रदूषण क्या होता है, रासायनिक संदूषण, और हमारा विश्व उष्णन क्या होता है, पौधाघर प्रभाव, प्रदूषक, पेयजल, जल प्रदूषण, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।